जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के शिफ्ट 13 जून की जो पहली शिफ्ट थी उसके टॉप क्वेश्चन को जहाँ तक कोशिश हो पाया कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो 13 जून को पहले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे आप सभी लोग भी इसी के माध्यम से जो है और अच्छे से अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि जो अगला क्वेश्चन हो 14 या उसके बाद जो भी पेपर उसमें सफलता हासिल हो जाए। जैसे इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे। त्रिशूरपुरम उत्सव कब मनाया जाता है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, सूत्रों से पता चला है। और जितना क्वेश्चन किसी से पूछने पर प्राप्त मिला है उतने क्वेश्चन को मैं इसमें करा रहा हूँ। भारत की कुल कार्बन स्टॉक BRS कॉप 2025 की बैठक कहाँ हुई, तो ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस वर्ष क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और उसके आंसर को भी देखते हुए चलेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षत्रप वंश। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी क्षत्रप वंश। रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी क्षेत्र वंश का शासक था, पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था। यह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जो 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिशूरपुरम उत्सव कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन है मलयालम माह के ओणम यानी अगस्त सितंबर में, बी ऑप्शन है मलयालम माह मोदम अप्रैल से मई में, सी ऑप्शन है मलयालम माह चिंगम जुलाई अगस्त में, या डी ऑप्शन है मलयालम माह कार्कटकम जून जुलाई में। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिशूरपुरम में जो कि प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। यह कैसा उत्सव है? तो प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने, किस महीने में? मेदन महीने में मनाया जाता है। यह महीने के दौरान पूरम के दिन मनाया जाता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है, और यह आमतौर पर अप्रैल के दौरान होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BRS कॉप 2025 कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसल, रॉटरडैम, टाइम एवं स्टॉकहोम अभिसमयों के जो है कहाँ पे हुआ था, तो बेसल में हुआ था। कहाँ? बेसल में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूरा वैसे ऑप्शन किसी किसी का क्वेश्चन नहीं मिल पाया, किसी किसी का क्वेश्चन का ऑप्शन मिल पाया है, तो जिस हिसाब से मिला है जानकारी के हिसाब से गेस करते हुए जो है पॉइंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से 19 कौन या किसको 1957 ईस्वी में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले तालवादक थे। यानी ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले तालवादक कौन थे? तो अल्लाह रखा नहीं, चतुरलाल नहीं, शिव कुमार शर्मा नहीं। अरे इसमें कौन सा हो जाएगा जो है? चतुरलाल आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चतुरलाल जो है 1957 ईस्वी में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय तालवादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में से जो है निम्नलिखित में से भारत में गेहूं उगाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो अगर देखेंगे गंगा सतलज का क्षेत्र या गंगा का मैदान क्षेत्र, दक्कन ट्रैप, ये सभी में गेहूं ज़्यादा होता है। तो एक जो है प्रश्न गेहूं उत्पादन से पूछा गया था, जो कि और भी जैसे धान के उत्पादन, गन्ना के उत्पादन यानी फसलों के उत्पादन से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी BFR में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक यूरेनियम, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है समृद्ध यूरेनियम या डी ऑप्शन है प्लूटोनियम मिश्रित ईंधन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लूटोनियम मिश्रित ईंधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवी पर्स क्या है? इसके बारे में पूछा गया है। तो प्रिवी पर्स शासकों और उनके परिवारों को वंशानुगत रूप से दिया जाने वाला अनुदान था, जो रियासतों के एकीकरण के समय दिए गए आश्वासन से दिया जाता था, जिसको ख़त्म किसने किया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और यानी जब देश स्वतंत्र हुआ था उसमें 562 रियासतें थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कितनी रियासतें? 562 रियासतें थीं। सभी का विलय किया गया था। तो उनमें कहा गया था कि राजा के लिए कुछ विशेष अनुदान हमेशा दिया जाता रहेगा, वही क्या है? प्रिवी पर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 4 5 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 7-8 प्रश्न तक हो जा रहे हैं तीनों शिफ्ट में। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस एफ कुंजी का संयोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी सेल को छुपाने के लिए, किसी कॉलम को छुपाने के लिए, किसी रो को छुपाने या किसी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा किसी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी थी? अब सबसे पुरानी नगर निगम पूछा है तो मुंबई या बेंगलुरु या चेन्नई या दिल्ली? इसमें चेन्नई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौण कोशिकाओं जिन्हें सहायक कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, क्या है? तो यह भी एक प्रकार की कोशिका है, लेकिन यह कुछ विशेष प्रकार कार्यों को करती है। गौण कोशिकाएं क्या करती हैं? कुछ विशेष कार्यों को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार, यहाँ पत्थर नहीं रहेगा, पठार निम्न में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी या कृष्णा या कावेरी या पेन्ना? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो हाल्ट मैकेंजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यह एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। तो आज के सेशन में हमने कुछ सूत्रों से जितना क्वेश्चन मिल पाया है उतने क्वेश्चन को हमने इसमें जो है डिस्कस किया। ये 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। कल हमने स्टैटिक जीके के मैराथन में कुछ टॉपिक को कवर किया था, जैसे देश राजधानी, देश मुद्रा, देश के संसद के नाम, कुछ प्रमुख शहरों के उपनाम, प्रमुख जनजाति, ऐसे कुछ टॉपिक का एक मैराथन मैंने लिया था और उसमें अच्छा रिस्पांस दिखा था सभी लोगों का। और आज उसी का पार्ट 2 है जो रेलवे के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आज में पहला टॉपिक होने वाला है यूएनओ से, और ये भी मैराथन ही है और इसमें कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इससे बाहर कतई नहीं पूछ सकता, कभी नहीं पूछ सकता। इसलिए श्योर होकर जो है वीडियो को अंत तक देखें
और हो सके तो नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये सदाबहार नोट्स हो जाएगा। स्टैटिक जीके का पार्ट कोई पढ़ाता नहीं है जल्दी, तो उसमें जो है सेलेक्टेड पॉइंट हम खोज करके टॉपिक वाइज आप सभी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला टॉपिक है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। अब थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड यानी पीछे की कहानी को देख लेते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा जनहानि की हानि हुई थी। युद्ध कोई भी हो उसमें कभी जो किसी को प्रॉफिट होता ही नहीं है। किसी को थोड़ा सा एक दूसरे के, जैसे किसी देश, जो देशों में युद्ध हुआ और दूसरा देश ज़्यादा इस युद्ध के इस देश के सापेक्ष इसकी ज़्यादा हानि हुई और इस देश के सापेक्ष इस देश की कम हानि हुई, तो उसमें सभी लोग थोड़ा सा खुश होते, चलो हमने उसको ज़्यादा मारा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, युद्ध में केवल हानि ही होती है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए किसका निर्माण किया गया था? तो लीग ऑफ नेशन का। किसका? लीग ऑफ नेशन का। तो प्रश्न पूछा जाता है लीग ऑफ नेशन का निर्माण कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात। अब प्रश्न ऐसे घुमा के भी पूछता है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो किसका निर्माण किया गया था? तो लीग ऑफ नेशन का। ये किस लिए बनाया गया था? ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो सके। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया था 1939 से 1945 ईस्वी में। अब जब दूसरे विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बना था द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। अब वही कहा गया है कि गए रिश्तेदार में चाय पीने के लिए और चाहिए नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो फ़ायदा क्या जाने से, इससे अच्छा गए ही नहीं होते। ठीक उसी प्रकार लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया था द्वितीय विश्व युद्ध रोकने के लिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसका जो है पूर्ववर्ती, यानी किसको जो है यूएनओ का पूर्ववर्ती नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यूएनओ का पूर्ववर्ती नाम क्या है? लीग ऑफ नेशन। अब यूएनओ कब गठित हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो धीरे धीरे सारी कहानी को हम लोग जानते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र एवं यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति किसने दिया था? रूजवेल्ट ने। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में। और इसकी जो संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएनओ की रूपरेखा का निर्माण किसने किसने किया था, यानी करने के लिए कब बैठक हुई थी? तो रूपरेखा का निर्माण करने के लिए जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, ये 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्टन आक्ष भवन में आयोजित किया। यानी डम्बार्टन के आक्ष भवन में सबकी बैठक हुई, यूएनओ की रूपरेखा उसमें बनाई गई। कब बैठक हुई थी? 21 अगस्त 1944 ईस्वी को। और ये बैठक कब तक चला था? तो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक। जैसे गांव में अगर कोई झगड़ा होता है तो सबको खबर होती है कि इस गांव का एक सरपंच होता है, उसको सारा खबर होता है। इसीलिए जो है कोई भी चीज़ निर्माण होता है तो बड़ा चीज़ यानी बड़ा व्यक्ति ही करता है। ठीक ऐसे ही बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने मिलकर 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन आक्ष भवन में इसकी रूपरेखा तैयार की गई और 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक इसकी जो है इस पर चर्चा हुई थी। आगे इसमें जो है तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर 4 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत के राष्ट्रपति स्टालिन, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है अब इसमें
सोवियत संघ का विंस्टन चर्चिल था। अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 4 फरवरी को क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में एक बैठक हुई। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन, इन सभी लोगों की बैठक हुई। कहाँ पे? क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में, जो कब हुई थी? 4 फरवरी 1944 ईस्वी को। और इसमें एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। यानी सुरक्षा परिषद में कैसे काम करेगी, इस पर चर्चा करने के लिए बैठक कहाँ हुई थी? याल्टा नगर में। और इसमें बात यही निर्णय हुआ कि मतदान प्रणाली से जो है इस पर निर्णय होगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और यह 17 एकड़ भूमि जमीन में बनी हुई है, यूएनओ। और इसमें जो भूमि लगी है किसने दिया है? डी रॉकफेलर ने दान की है भूमि की। और इसको बनाया कब गया? तो 1952 ईस्वी में। और प्रथम बैठक कब हुई थी? तो अक्टूबर 1952 ईस्वी में। यूएनओ के संस्थापक देश प्रश्न पूछा जाता है, कितने हैं? तो 51 है। 51वां देश कौन सा था? एक कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पोलैंड। वर्तमान में सदस्य संख्या कितने हैं, यानी सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है। और जो कि सबसे अंतिम वाला 193वां सदस्य कौन जुड़ा था? दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में। इसमें जितने पॉइंट प्रश्न पूछे जाते हैं सारे पॉइंट को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इससे आप सभी लोग नोट्स भी बना सकते हो। चाइना की एक रणनीति है कि ज़्यादा कब्जा जो है छोटा कब्जा कर लो, और जब वो मांगने लगे तो बड़ा कब्जा कर लो। ऐसे ही मेरे एक पड़दार हैं, ये जो है सारा कुछ अपने आप को किए कि जो है बेचें, चोरी से कोई भी चीज़ बेचें। उसके बाद जैसे नहीं कहा गया है चोर और घंघोट, वही सिस्टम ये भी कर रहे हैं कि मतलब बेचे ये और लगा रहे हैं हमको। ये सिस्टम पहले चाइना चलता था, आजकल सभी लोग चलने लगे हैं। मतलब चोरी कोई और किया और उल्टे जिसका चोरी हुआ उसी को लगा रहे, तुमने चोरी किया। ये समाज है, क्या चीज़ चल रहा है। अब यहाँ के जो देखते हैं ध्वज, क्या देखते हैं? ध्वज। ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? तो हल्की नीली है और इस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। प्रतीक के बारे में पूछा गया है कि जो है प्रतीक का जो बैकग्राउंड हो किसका है? तो हल्का नीले कलर का है। और इस पे पत्ती कौन सी है? ये पत्ती जैतून की है। वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से कैसी हैं? खुली हुई हैं। और इनके बीच कैसा मानचित्र? विश्व का मानचित्र है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वज की बैकग्राउंड कैसी है? हल्की नीली। पत्ती किसकी है? जैतून की। विश्व जो है बीच में मैप किसका है? तो विश्व का। आगे अब इसको चलाने के लिए 6 भाषा प्रयोग की जाती है। कितनी भाषा? 6। अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इस भाषा को याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यह यूएनओ में प्रयुक्त होने वाली भाषा कितनी है? 6। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अरबी अरब वाले कंट्री के लिए, चाइनीज चाइना, इंग्लिश इंग्लैंड, फ्रेंच फ्रांस, रशियन रूस, स्पेनिश स्पेन। तो ये 6 भाषा जो है इसमें प्रयुक्त होती हैं। लेकिन ज़्यादा कामकाज यानी कार्यकारी भाषा कितनी है? तो 2, जिसमें बहुत ज़्यादातर काम होते हैं 2, इंग्लिश और फ्रेंच में। प्रश्न पूछा जाता है यूएनओ में प्रयुक्त भाषा कितनी? 6। लेकिन ज़्यादा कामकाज किस भाषा में किए जाते हैं? तो इंग्लिश और फ्रेंच। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं और 6 अंगों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे पहला महासभा यानी जनरल असेंबली, इसमें सभी लोगों का बैठक होता है। दूसरा अंग सिक्योरिटी काउंसिल,
यानी सुरक्षा परिषद, इसमें सभी देशों विश्व की सुरक्षा के बारे में बातचीत होती है। तीसरी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत ज़रूर रहेगी या किसी देश में पैसे वैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए जो है ये संस्था थी। चौथी संस्था थी प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टशिप। इसमें क्या था, जो है बैठक, ये आपस में बातचीत होती थी यानी प्रन्यास परिषद होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा संस्था क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। और इसमें क्या होता था कि एक विश्व का कोर्ट होता था, यानी जैसे नहीं भारत के कई सारे व्यक्ति यहाँ से पैसे लेकर भाग गए हैं विदेश, तो इन सबको पकड़ने का काम कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठा अंग है सचिवालय। ये 6 अंगों का नाम याद रहना चाहिए क्योंकि प्रश्न दे दिया जाता है कि इसमें से कौन सा अंग यूएनओ का नहीं है, तो जब तक 6 का नाम याद नहीं होगा तब तक नहीं वाला कैसे लगा पाएंगे। आगे अब संयुक्त राष्ट्र के मुख्य काम क्या क्या उनको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना यानी एक दूसरे का सहयोग करते रहना, मदद करते रहना, सदस्य राष्ट्रों के कामों को समन्वित करना, मानवता से जुड़े मुद्दों पर बहस करने के लिए एक चर्चा मंच के रूप में काम करना। जैसे भारत में काम कर रहा था कांग्रेस, ताकि अंग्रेज की सोचते थे दोबारा 1857 की क्रांति ना हो, इसलिए किसको गठित किए थे, कांग्रेस को। ऐसे ही विश्व में दोबारा युद्ध ना हो, शांति बने रहे, तो उसके लिए युद्ध क्या बनाया गया था, यूएनओ। अब अगर किसी के व्यक्ति की ज़िंदगी 2 लाइफ होती है, एक पर्सनल, एक किसी उद्योग धंधों वाली। पर्सनल लाइन में अगर एक बार दुश्मनी हो गई तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनी बनी रहती है। लेकिन अगर वहीं कोई व्यक्ति धंधा वाला है, बिजनेस वाला है, तो उससे कितनी भी बड़ी दुश्मनी रहेगी लेकिन उसको जो है क्या करेगा, भूल जाएगा। जैसे नेता होते हैं, नेता जब चुनाव आता है तो पानी पी कर जो है एक दूसरे नेता को गाली देते हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म हो जाता है तो एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति जिससे व्यापार होता है, कितना भी तोड़ फोड़ झगड़ा झंझट हो जाएगा, बाद में वो क्या करेगा, एक दूसरे से मिल ही जाएगा। ठीक ऐसे ही यूएनओ कार्य करता है कि सभी के प्रति समन्वय बिठाए रहो। आगे महासभा में कितने सदस्य होते हैं, तो जो यूएनओ के सदस्य हैं वही सारे महासभा के भी सदस्य हैं। तो यूएनओ के सदस्य 193 हैं, तो महासभा के भी सदस्य कितने हैं, 193। इनका काम क्या होता है, बजट को पारित करना है कि यानी कितना जो है बजट लगेगा, कितने रुपए मिला था, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, ये सब का काम किसका है, तो बजट पारित करने का महासभा। दूसरी जो अंग था सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 15, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई में कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, जो है 15, लेकिन जिसमें 10 अस्थाई और 5 अस्थाई। वीटो पावर जिस भी देश के साथ होता है वह 192 देश अगर एक तरफ हैं और कोई इनमें से एक वीटो लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए, तो वही जो है हो जाएगा। यानी वीटो पावर जो 5 देशों के पास है वह सबसे सर्वोच्च है। अगर सभी लोग 192 देश एक साथ हैं लेकिन एक कह दिया नहीं होना है इसमें 5 में से, तो वह कार्य नहीं होगा। चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना जो है हमेशा भारत के विपरीत में ही वीटो करता है। अब वीटो पावर जो भी कर देगा तो क्या हो जाएगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी। 5 अस्थायी सदस्य वेरी इंपॉर्टेंट को याद रखना, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस।
और अगली है सचिवालय। तीसरे अंग क्या है? सचिवालय। इसमें यह प्रशासनिक अंग है, यानी कागजी कामकाज किस अंग में किए जाते हैं? तो जो है सचिवालय में। और सचिवालय में एक क्या होते हैं? मुख्य महासचिव होते हैं, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। यह किसके सिफारिश पर चुने जाते हैं? तो महासभा के सिफारिश पर। और इनका महासचिव का कार्य क्या होता है? सभी अंगों को मदद करना। आईसीजे तो चौथी संस्था थी, आईसीजे एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कुल जज कितने होते हैं? 15। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। अब कोरम भी कितने का है? तो 9 का। यानी कोरम कितने जजों का होना चाहिए? होता है 9 जज का। आगे इकोसॉस यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? 54। इनके कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का। न्यास परिषद, यह 1994 से इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। एक बदमाश टिप्पणी सुनाते हैं। मैंने सोचा, क्या सोचा मैंने सोचा साथ हो तो कुछ भी कर लेंगे। ये सभी लोग सोचते हैं, काश ये हमारी हो जाते या ये हमारे साथ हो जाते तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साथ हुआ तो भटकने लगे। समझ जाना है कहाँ से लाइन है? साथ हुआ तो भटकने लगे, यानी जब पहली बार देखा तो मुझे लगा अगर ये मेरे साथ रहे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जब वो साथ आया या आई तो हम भटकने लगे। यानी मेन लक्ष्य कुछ और था, लेकिन लक्ष्य कुछ और होने लगा। सुधारना चाहा तो बिछड़ने लगे, यानी मैं समझाना चाहा कि ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे चलने से ऐसा होगा, तो वे बिछड़ने लगे, मानो कि वो क्या दूर जाने लगे। दोस्त जिस भी दशा में रहो मस्त रहो, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। यानी जैसे भी हो मस्त रहो, किसी को आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार और पढ़िए, इसको 2-3 बार पढ़िए। मैंने सोचा साथ हो तो कुछ भी कर सकता लेंगे, साथ हुआ तो भटकने लगे, सुधारना चाहा तो बिछड़ने लगे। दोस्त जिस भी दशा में रहो मस्त रहो, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे आजकल देखने को मिल रहा है, अभी एक लड़की, क्या नाम है, सोनम, हाँ सोनम एक लड़की है, और अपने हस्बैंड को घुमाने ले गई थी मेघालय, और वहीं से ठेल दी उसको। कहाँ ठेल दी? नीचे। वो बेचारा मर गया। और ये शादी करनी थी अपने किसी जो है प्रेमी से, और हालांकि प्रेमी भी ज़्यादा महीने का नहीं हुआ था, जो है 4-5 महीने से अफेयर में मेरे ख्याल से थे, पता नहीं अफेयर में थे वैसे थे, जो कि न्यूज चल रहा है। और वो एक अच्छा बिजनेसमैन था, पैसे वाला बच्चा था, मतलब उसका हस्बैंड जिसके से शादी होने वाली थी, लेकिन इसको क्या की? मरवा दी। पत्थर जो है पहाड़ पर से ठेल दी, वो बेचारा मर गया। तो भरोसा किसी पर नहीं करने वाला। हाँ, अब तो ये कहा जाए कि लड़कियों की जो है क्वालिटी ना पूछिए, पूछिए शादी से पहले कि आपका कोई प्रेमी है कि नहीं। अगर प्रेमी हो तो उससे शादी कतई मत करो। पहला केस ज्योतिष मौर्य का मिला था। उसके बाद लगातार जो है केस मिलते जा रहे हैं। आज इस अपने हस्बैंड की हत्या करवा दी, कैसे कैसे वो मर्डर करवा रही है, तो आगे देखते हैं। ये सब तो समाज का हिस्सा चलता ही रहता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा के बारे में। अभी किसका देखना? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? वेनेजुएला की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, कैनारी की जलधारा। ये सभी कैसी जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। उत्तर विस्वतीय जलधारा, दक्षिण विस्वतीय जलधारा, सेंट लीज की जलधारा, कैरिबियाई जलधारा। ये सभी क्या है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। रैनेल की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। नॉर्वे की जलधारा, ये भी गर्म है। इर्मिंग की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा,
ये सभी कैसी हैं? तो गर्म जलधारा। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। उत्तर विस्वती जलधारा, दक्षिण विस्वती जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, जापान की काली जलधारा, ये सभी कैसी है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। पेरू की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, ओखोटक की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सभी क्या है? तो ठंडी जलधारा है। अब हम लोग टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद, एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? मुंबई में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली। डल झील कहाँ है? श्रीनगर। निशात बाग कहाँ है? श्रीनगर, ये औरंगजेब बनवाया था। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़, इसको बनाने वाला नेकचंद। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। महाबलीपुरम का मंदिर चेन्नई में। सांची स्तूप बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भोपाल। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है? कोलकाता। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात। कैलाश मंदिर एलोरा में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में, अरावली पर्वत पर। ब्रह्मा मंदिर कहाँ? पुष्कर राजस्थान में, जो पुष्कर मेला लगता है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। तट मंदिर तमिलनाडु में। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। नटराज मंदिर चिदम्बरम। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर। जगन्नाथपुरी मंदिर पुरी। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। ये संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। खजुराहो मंदिर छतरपुर, एमपी के छतरपुर में। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में। विलियम फोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। राजा जवाई जयसिंह ने बनवाया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। झूलता मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। जीएसटी से भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब पूछे जाते हैं। जीएसटी के फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के जनक किसे कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था, जो कि 1954 ईस्वी में लागू कर दिया था। जीएसटी किस मॉडल पर, भारत के जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो
कनाडा के मॉडल पर आधारित हैं। दोहरी प्रणाली किस में देखने को मिलती है? तो जीएसटी में, यानी राज्य भी लगाता है और केंद्र भी लगाता है। और जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। और जीएसटी एक प्रकार का कैसा कर है? तो एकीकृत कर है, यानी सभी करों को मिलाकर एक कर लगाया जाता है, जिसको कहते हैं जीएसटी। और इसका टैगलाइन क्या है? वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक कर। इसमें कितने प्रकार से टैक्स की चर्चा शामिल है? तो जीएसटी में 17 टैक्स शामिल हैं। और कितने सेस हैं? तो 23 सेस, यानी 23 उपकर शामिल हैं। जीएसटी किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। कभी कभी विधेयक पूछा जाता है, तो 122वां विधेयक द्वारा 2016 में लाया गया था। अगर संशोधन कहेगा तो 101वां, और विधेयक कहेगा तो जो है 122वां। विधेयक क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति शासन नहीं करते हैं, उससे पहले जो भी नियम कानून बनता है उसको विधेयक कहा जाता है। और जब यही राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वही क्या बन जाता है? संशोधन। राज्यसभा से विधेयक कब पारित हुआ था? 3 अगस्त 2016 ईस्वी को। लोकसभा से कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 2016 को। और इसी दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी कर दिए थे। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। और सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष होगा? तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। तो वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी। और आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत ये है जीएसटी? तो आर्टिकल 279A के तहत। और इसका गठन कब किया गया था? तो 12 सितंबर 2016 को। यानी जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2016 को। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। सारे पॉइंट सेलेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नोट्स भी बना सकते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। जब जीएसटी लागू हुआ था, उसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो जो वित्त मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। और यह एक प्रकार का डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसा टैक्स है? तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंसेप्शन यानी उपभोग पर लगता है। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो 4 हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और टीजीएसटी। सी सेंट्रल का, एस स्टेट का, यू यूनियन टेरिटरी का और टीजीएसटी सबका। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो कहीं कहीं 4 भी मिलेगा, कहीं कहीं 5 भी मिलेगा। वैसे 5 होते हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब उसमें जो ऑप्शन दे दिया जाता है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे यानी बड़ा कर कौन सा है? 28%। और सबसे छोटा कर कौन सा है? तो 0%। और 5% भी हो सकता है, वहाँ ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाले समिति कौन सी है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, विजय केलकर समिति 2002। जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन सी है? तो असीम दास गुप्ता। जीएसटी का ड्राफ्ट कहेगा तो असीम दास गुप्ता, और लागू सुझाव कहेगा तो विजय केलकर समिति। जीएसटी इन यानी उसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी में कुल कितने नंबर होते हैं? तो 15 नंबर होते हैं। शुरू के 2 नंबर जो है स्टेट का कोड होता है। आगे जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद किन किन उत्पाद को जीएसटी के बाहर रखा गया है? तो शराब को रखा गया है,
शराब को, पेट्रोलियम उत्पाद को, विद्युत को और रियल एस्टेट को। इन चारों चीज़ों को क्या रख किया गया है, जीएसटी के बाहर रखा गया है। आय जीएसटी किस आर्टिकल के तहत, 269 ए के तहत, और जीएसटी काउंसिल 279 ए के तहत। जीएसटी का सामान्य पोर्टल क्या है, तो www.gst.gov.in। जीएसटी मॉडल संरचना में स्ट्रक्चर कितने प्रकार की, यानी जीएसटी मॉडल की संरचना में स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है, तो 4 है। 0% किस में, हालांकि ये परसेंट हमेशा अलग होता रहता है, हालांकि जब ये पीडीएफ बना है तब कितना है, तो 0% मिल्क एग, यानी सामान्य जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर 0%, और थोड़ा सा और ज़रूरी चीज़ें उस पर 5%, शुगर, स्पीसीज, टी, और उससे महंगा है तो कंप्यूटर, प्रोसेस फूड, ये सब पे 12%। स्कूल बैग्स यानी शिक्षा पर तो कम कर देना चाहिए, 0% कर देना चाहिए, लेकिन 18% लगाया गया है। 28% एयर कंडीशनर, यानी जो भोग विलास वाली चीज़ें हैं उस पर 28% टैक्स लगाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रमुख पुरस्कार और उसके क्षेत्र। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है। अब इसको देखते हैं, भारत रत्न किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा या समाज सेवा के क्षेत्र में भारत रत्न प्रदान किया जाता है। एक पत्ते के आकार का होता है, पीपल के पत्ते के आकार का। साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, मैन बुकर पुरस्कार। तो भारत का सबसे बड़ा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और विश्व कहेगा तो बुकर पुरस्कार है। ये चारों पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो संस्कृत का अगर कोई साहित्य है अच्छा तो उसमें प्रदान किए जाते हैं वाचस्पति का पुरस्कार। संत कबीर पुरस्कार हथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार हरित क्रांति में दिया जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार पत्रकारिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो 6 क्षेत्रों में, साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया था अर्थशास्त्र में। और इसमें क्वेश्चन दिया जाता है क्या बायोलॉजी में दिया जाता है, तो बायो में भी नहीं दिया जाता है। किस में दिया जाता है, साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में। मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को दिया जाता है। हालांकि मिस वर्ल्ड एक बहाना है प्रोडक्ट को बेचने का। जैसे अगर एक वैकेंसी आ जाती है तो सब लोग जुट जाते हैं कि जो है पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ही यूरोप वाले सभी लोगों को पागल बनाने के लिए पहले शुरू में अपना प्रोडक्ट बेचते थे। फेयर लवली जो है, क्रीम, चमड़ा क्रीम, ओठलाली क्रीम, पता नहीं कौन कौन सा आइस मार्क, पता नहीं क्या क्या होता है, तो चीज़ें नहीं बिकता था। तो ये यूरोप वाले दिमाग लगाएं कैसे बेचा जाए, तो इन्होंने एक संस्था स्टार्ट की सुंदरी वाला। अब सुंदर बनने के लिए सब लोग प्रोडक्ट लगाएंगे कि नहीं, फेयर लवली लगाएंगे कि नहीं, तो यह एक प्रकार का अपनी चीज़ों को बेचने का बहाना है। अब 1 साल के लिए
विश्व सुंदरी या जो भी सुंदरी बनाएंगे और 1 साल खूब उससे प्रोडक्ट बिकवाएंगे कि ये प्रोडक्ट लगाता हूँ तभी तो गोरा हूँ। तो गोरा होने के लिए सब लोग पागल हैं। एक कहावत भी है, गोरी ने लूटा गोरो लूट रहे हैं, यानी लूटने वाले गोरी और गोरे ही हैं। तो इसी प्रकार जो है ये लूट जो है सारे सुंदर होने के लिए क्रीम, फेयर लवली, आइस, होठलाली, पता नहीं क्या क्या है, सारे चीज़ें क्या हो रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी इन लोगों का केवल काम यही है कि सुंदरी बनाओ और 1 साल तक खूब बढ़िया से सब चीज़ प्रोडक्ट बेचो। जिसको ये सब लगाएंगे कभी नहीं, लेकिन लेकर हाथ में प्रचार कर देंगे तो सब लोग उसको खरीदने लगते हैं। आगे देखते हैं, प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है खेल और परिसर के नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टेनिस जहाँ पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं, यानी टेनिस जहाँ खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है, कोर्ट। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, यानी बढ़िया बढ़िया टॉपिक सेलेक्टेड लाए हैं। इससे नोट्स भी बना लेना सभी लोग और हमेशा के लिए नोट्स बन जाएगा। शार्ट नोट जो है शार्ट नोट बेस्ट नोट। एक कहावत है ना, मोर लर्निंग मोर कन्फ्यूजन, नो लर्निंग नो कन्फ्यूजन। लेकिन एग्जाम पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो शार्ट नोट वेरी बेस्ट, ये मेरा डायलॉग है। आगे बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उसके क्या कहा जाता है, डायमंड। BD बेसबॉल डायमंड। मुक्केबाजी जहाँ खेला जाता है उसे रिंग कहते हैं। रिंग में एक मूवी थी जो है दिल की कौन सी मूवी है, उसमें मिथुन चक्रवर्ती होता है और माधुरी दीक्षित कहती है अगर जो है उससे तुम जीत जाओगे, इसमें चाल चला जाता है कि जीत जाओगे तो मैं तुम्हें जो है एक गिफ्ट दूंगा। तो जीत जाता, हालांकि वो गिफ्ट लेता नहीं है। वॉलीबॉल तो जो है वॉलीबॉल जहाँ खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है, कोर्ट। गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसे कोर्स। टेबल टेनिस जहाँ खेला जाता है बोर्ड। जूडो जहाँ खेला जाता है मैट। और क्रिकेट जहाँ होता है तो पिच कहते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हालांकि कुछ दिवस के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में करा दिए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस को देखते हैं। जैसे 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 21 मार्च को विश्व वन जीव दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। हालांकि अब गौरैया दिखती नहीं है, बहुत प्यारी चिड़िया थी, घरों में बैठती जो है घर में ही जो है खतौने बनाती थी। कहा जाता था कि वो जिसके घर में रहती उसके घर में पैसा आता है। हालांकि वो उसी घर में बनाती थी जिसके घर खपड़ैला होता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जल का संरक्षण तो सभी को करना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। पर्यावरण से खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण मेरे से भी खिलवाड़ करेगी और कर ही रही है। गर्मी से सबकी हालत पंचर है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इसी दिन मेरा बर्थडे भी है, यानी मेरा बर्थडे पूरे विश्व के लोग मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे 5 जून, पर्यावरण दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अब जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन जिसमें मापा जाता है उसको डॉप्सन कहा जाता है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर को, यानी 6 दिन बाद क्या मनाया जाता है, हरित उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। और 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस
1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रेड डाटा बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक से भी यानी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें रेड डाटा बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में अहम भूमिका निभाती है। रेड डाटा बुक क्या है, तो ये विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से संबंधित है। यानी रेड डाटा बुक में जैसे किसी की अगर शादी देखा जा रहा है, यानी किसी की शादी करने के लिए तैयारी हो रही है, यानी संकट में जाने वाला है, और शादी देखी गई यानी उसका डेट उठ पड़ गया, यानी संकट आ गया, और जो है शादी हो गई, मतलब वो अब क्या है, संकटग्रस्त प्राणी है। तो जो प्राणी संकटग्रस्त होती है उसको किस में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं एवं अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IUCN द्वारा। अब IUCN का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो प्रश्न पूछा जाता है रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IUCN द्वारा। अब सभी के लिए अलग अलग जो है डाटा जारी किया जाता है। जैसे इस पुस्तक में, रेड डाटा पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है, और जैसे जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है, फिर उसको किस पर कर दिया जाता है, हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जब वो संकटापन्न होता है तो किस पृष्ठ पर, गुलाबी, और जब सही हो जाता है तो हरे पृष्ठ पर। दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक जारी हो चुकी है। यानी कितनी बुक जारी हो चुकी है, 5। पहली बुक जारी हुई थी स्तनधारियों के लिए, दूसरी बुक जारी हुई थी पक्षी के लिए, तीसरी बुक मरुस्थलीय उभयचर के लिए, चौथी बुक मछलियों के लिए, 5वीं बुक कौन सी जारी हुई थी, पौधे एवं वनस्पति के लिए। अगली बुक मानव के लिए न जारी हो जाए, क्योंकि सभी महिलाएं आजकल अपने पति की जो है हत्या करें, तो हो सकता है आजकल हस्बैंड जो है रेड डाटा बुक में शामिल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंभीर संकटग्रस्त जीव कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, एक किस में आते हैं, तो गंभीर संकटग्रस्त जीव के अंतर्गत आते हैं। संकटग्रस्त जीव के अंतर्गत कौन आते हैं, अब ये जो गंभीर संकटग्रस्त हैं यानी इनकी शादी हो गई, और संकटग्रस्त यानी इनकी शादी होने वाली, देखा हुआ हो चुका है, जैसे कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर, ये सभी किस में आते हैं, संकटग्रस्त जीव में आते हैं। रेड डाटा बुक किसे सम्मिलित है, तो जो है विलुप्त हो रहे जीव, शुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, तो तीनों हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN कौन सी बुक जारी करती है, तो जो है रेड डाटा बुक। अब आगे देख लेते हैं पर्यावरणीय पुस्तक और लेखक, यानी पर्यावरण से संबंधित कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे टुमारो बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है, तो वंदना शिवा है। संरक्षण एवं विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सरला बहन है। कौन है, सरला बहन। स्पर्श गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। डाउन टू अर्थ पुस्तक के लेखक सुनीता नारायण। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर S स्वामीनाथन। धरती की पुकार पुस्तक के लेखक जो है सुंदरलाल बहुगुणा। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइकल पुस्तक के लेखक वंदना शिवा। और किसने ये बोला था
कि बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन किसका है तो सुंदरलाल बहुगुणा का। एक पुस्तक ही है, संरक्षण का या विनाश किसकी पुस्तक है तो सरला बहन की है। संरक्षण या विनाश ये पुस्तक किसकी है, सरला बहन की। आगे देखते हैं, पर्यावरण सुधार आंदोलन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। कह तो रहा हूँ बिल्कुल फिक्स चुनिंदा टॉपिक ले आए हैं, जहाँ से पेपर पूरा सेलेक्टेड आते हैं और बिल्कुल शार्ट नोट्स हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था, 1973 से 74 में। कहाँ से, जो है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। इनसे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य क्या था, वृक्षों की कटाई पर रोक। शांत घाटी कहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था, केरल में 1973 ईस्वी में। और इनमें प्रमुख कौन थे, सुगाथा कुमारी। मैत्री आंदोलन 1994 ईस्वी में कहाँ से चला था, उत्तराखंड के चमोली से। और इसमें प्रमुख कौन थे, कल्याण सिंह रावत। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में चला था, बिहार सिंह भूमि से। नावदन्या आंदोलन 1982 ईस्वी से चला था, दून घाटी। इनके प्रमुख कौन थी, वंदना शिवा। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में चलाया गया था, कहाँ, मध्य प्रदेश में। इसमें प्रमुख कौन है, मेधा पाटेकर व बाबा आमटे, अरुंधति राय व आनंद पटवर्धन। तरुण भारत संघ की स्थापना कब की गई थी, 1985 ईस्वी में, राजस्थान में। और इनके प्रमुख कौन थे, राजेंद्र सिंह। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे में कई बार पूछा गया है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में, पश्चिमी घाट गोवा से कन्याकुमारी तक। इसमें प्रमुख कौन है तो कैलाश मल्होत्रा। अब चिपको आंदोलन कहाँ से चला था, एक क्वेश्चन पूछा गया तो जो है उत्तराखंड से है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था तो सुंदरलाल बहुगुणा के। अब देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ था तो कनाडा में, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। यह किससे संबंधित है तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, यानी ओजोन क्षरण को रोकना इसका टारगेट था। 16 सितंबर को बैठक हुई थी, तो इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, जापान में, 11 सितंबर 1997 ईस्वी को। यह किससे संबंधित था तो ग्रीन हाउस गैसों के रोकथाम से संबंधित था, यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरियो में। इसका लक्ष्य क्या था, सतत विकास हेतु एजेंडा 21। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में किया गया था। इसमें प्रमुख क्या था, सतत विकास पर विशेष बल और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमत की गई थी। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान को आकर्षित करना इसके प्रमुख लक्ष्य थे। WWF क्या है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यानी प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसकी स्थापना कब की गई थी WWF की तो 29 अप्रैल 1961 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। और इसका प्रतीक कई बार पूछा जाता है तो ज्वाइंट पांडा। बचपन में मतलब अभी भी टॉफ़ी आते हैं, हालांकि टॉफ़ी बचपन में ज़्यादा खाते थे तो बचपन की याद आते हैं। बचपन में एक टॉफ़ी मिलता था पांडा, तो WWF का प्रतीक क्या है तो ज्वाइंट पांडा। इसका प्रमुख क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के देखभाल पर नज़र रखती है
तथा इसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 ईस्वी को। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना। इसमें ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है, यानी जो प्रकृति के अनुकूल होता है, पर्यावरण के अनुकूल कार्य करता है, उसको 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व के स्थलबद्ध देश कितने हैं? तो 44 टोटल। कितने हैं? 44 हैं। एशिया में कहेगा तो 10 देश हैं, अफ्रीका में 16 देश हैं, यूरोप में 18 देश हैं और अमेरिका में 2 देश हैं। अब एशिया में 10 देश कौन कौन से हैं? स्थलबद्ध देश वो होते हैं जो किसी समुद्री सीमा से नहीं लगते हैं। कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। प्रश्न कई बार पूछा गया है NTPC में कि सबसे बड़ा स्थल देश कौन सा है? कजाकिस्तान। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया और लाओस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष या महिला। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड, और हटाओ यहाँ से, लॉर्ड मतलब भगवान के लिए लगाते हैं, इनके लिए लॉर्ड शब्द नहीं जोड़ना है। कौन है? बैटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो C राजगोपालचारी। प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम इंग्लैंड कौन था? रॉल्फ फिच। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू। प्रथम महिला PM श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा का रूप बताए हैं। उप प्रधानमंत्री पहले वल्लभ भाई पटेल जी। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1978 ईस्वी में बने थे। इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए हैं। प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, जो अपने प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष प्रथम सैनम आयंगर। राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला में वायलेट अल्वा बनी थी। विपक्ष नेता राज्यसभा की पहले कमलापति त्रिपाठी बने थे। विपक्ष नेता लोकसभा के प्रथम राम सुभग सिंह बने थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद बने थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह, इनकी बहुत फेमस कहानी है, कभी सुनाएंगे। थल सेनाध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी। वायुसेनाध्यक्ष प्रथम कौन बने थे? यश मुखर्जी। नौसेनाध्यक्ष प्रथम कौन बने थे? रामदास कटारी। मुख्य न्यायाधीश प्रथम हीरालाल जे कानिया। महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली महिला कौन सी है? फातिमा बीबी।
प्रथम न्यायाधीश हाईकोर्ट की कौन बनी है? सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट की कौन बनी है? तो अन्ना चंडी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन बनी है? तो लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। प्रथम IAS महिला कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज। प्रथम ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। प्रथम ICS कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जो अंग्रेजों के ज़माने के। प्रथम IPS महिला किरण बेदी, जिनके पर एक मूवी भी बनी है। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, इनकी बढ़िया कहानी मिलती है। इसको एक लाइक करता था, इसके साथ रहता था, तो इसको छोड़ करके ये क्या की गई थी युद्ध करने, और वहाँ पर युद्ध में हारने लगे तो उससे बोली मैं तुमसे शादी करूँगा, और उसे शादी कर ली। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं रहता। भारतीय अध्यक्ष युवनों को कौन बने हैं? विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी। एवरेस्ट पर चलने वाली पहला भारतीय कौन थे? तेंजिंग नोरगे। और पहली महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन, जो 1958 ईस्वी को। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता। विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो झारखंड में। कब स्थापना की गई थी? 1968 ईस्वी में। किसकी सहायता से? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कब स्थापना हुई थी? 1955 ईस्वी में। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में। कब स्थापना की गई थी? 1953 ईस्वी में। किसकी सहायता से? जर्मनी। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। कब स्थापना? 1956 ईस्वी को। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय पुस्तकें एवं लेखक। यहाँ से भी एक नंबर इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं रेलवे में, तो इसको भी देख लेते हैं। चाणक्य के पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। पर्णी के पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। कालिदास के पुस्तक मेघदूतम। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम। भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है बम का दर्शन। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। वात्सायन की पुस्तक कामसूत्र। राज तरंगड़ी की पुस्तक कल्हड़। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित कादंबरी। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र। जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। शोभा डे की पुस्तक स्पीड पोस्ट। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांस। नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम। गोस्वामी तुलसीदास की पुस्तक विनय पत्रिका। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक भारत भारती या साकेत, दोनों पुस्तक हैं। महादेवी वर्मा की यामा, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। अरविंद लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक अरविंद घोष, लेकिन अगर डिवाइन लाइफ कहेगा तो शिवानंद। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भीष्म साहनी के पुस्तक का नाम तमस। अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम इंडिया विंस फ्रीडम। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम डिवाइडेड।
रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि गोरा। दयानंद सरस्वती के पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। गोदान गबन कर्मभूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद। विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित। भवभीत की पुस्तक मालती माधव। खुशवंत सिंह की पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सब पुस्तक PYQ में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। नीरज सिंह चौधरी ए पैसेज टू इंग्लैंड। मनमोहन सिंह की पुस्तक चेंजिंग इंडिया। स्मृति ईरानी की पुस्तक का नाम लाल सलाम। अंबेडकर पुस्तक किसने लिखा है? तो शशि थरूर। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक मीन कैम्फ। वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक संसद के 3 दशक। नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। सलमान रुश्दी की पुस्तक विक्ट्री सिटी। अब देख लेते हैं कुछ विश्व की पुस्तकें। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक। JK रोलिंग की पुस्तक हैरी पॉटर। कार्ल लमार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। नेल्सन मंडेला की पुस्तक स्ट्रगल इज माई लाइफ। दांते की पुस्तक डिवाइन कॉमेडी। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक वार एंड पीस। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स। न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया। एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। शेक्सपियर के पुस्तक का नाम हैमलेट बैकलेथ। सलमान रुश्दी के पुस्तक का नाम मिडनाइट चिल्ड्रन। माइकल क्रिस्टन के पुस्तक का नाम जुरासिक पार्क। बराक ओबामा की पुस्तक का नाम द ओडेसिटी ऑफ होम। मुल्क राज आनंद की पुस्तक का नाम अनटचेबल। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम वेकअप इंडिया। रूसे की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।